उसमें तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो एवोल्यूशन पे था, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा कम्प्लेक्स आपका टॉपिक है इसलिए मैंने वो स्किप करके ये थोड़ा इजी ऐड कर दिया, क्योंकि अभी हमारे पास मिड आने वाले हैं तो टाइम कम है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को इंक्लूड कर दिया है। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो है फैमिली। बेटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 29 से आई थिंक स्टार्ट हो जाएंगे या जून के स्टार्ट में। पता नहीं बेटा, अभी कंफर्म नहीं है, अभी देखें क्या होता है। अगर ऑनलाइन हुए फिर तो कोई मसला नहीं होगा बेटा, 2 दिन होते हैं आप दो। ओके, चलें ठीक है, देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली। फैमिली हमारी सोसाइटी का प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारी सोसाइटी में 6 इंस्टीट्यूशन होते हैं। फैमिली, रिलीजन, मैस में, सॉरी, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिकल साइंस, या इसको हम अपनी गवर्नमेंट का भी नाम देते हैं। उसके बाद हमारा हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है और मिलिट्री आ जाता है। ये 6 हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं। प्राइमरी इसलिए फैमिली को कहा जाता है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका इंटरेक्शन फैमिली से होता है। फैमिली जो वर्ड है वो रोमन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ये फैमिली से निकला है, जिसके मायने सर्वेंट के हैं। इसकी डेफिनेशन है कि ये ऐसा फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जो कि शादी के ज़रिए इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इसमें अटैच होते हैं, या तो इनमें ब्लड रिलेशन होता है या फिर अडॉप्शन होती है। वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और खाते हैं, और किचन आपस में उनका कॉमन होता है। ये हाउस होल्ड इसका बता रहा है कि टर्म्स डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स फैमिली के ये हैं कि ये एज अ बायोलॉजिकल यूनिट, बहुत से हमारे जो बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो हमें इनहेरेंटली अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इसका फर्स्ट फीचर ये है। सेकंड ये है सोशली, हमारा जो सोशल स्टेटस होता है, फिज़िकल होने के साथ साथ भी हमारी जो सोशल, हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं। ऑब्वियसली जब आप एक फैमिली में रह रहे हैं तो बहुत सी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऐसी होंगे जो आप आपस में शेयर करेंगे। कल्चरल यूनिट के तौर पे ये सोसाइटी की, एक वाइडर सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जब फैमिली बनती है तो हमारी सोसाइटी डेवलप होती है। सोसाइटी के बाद हमारे आपस में ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, और फिर हमारी जो सोसाइटी का कल्चर है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये एपिडेमियोलॉजिकल यूनिट है। ये प्रोवाइड करता है ना सिर्फ हमें सोशल सर्विसेज बल्कि हमारी मेडिकल केयर भी प्रोवाइड करता है। देखें कि फैमिली के साथ साथ हम कितने अपने आपस में ज़रूरियात को शेयर करते हैं। ना सिर्फ हमें सोशल सपोर्ट मिलती है बल्कि इकोनॉमिकल सपोर्ट भी मिलती है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि फैमिली का लाइफ साइकिल कैसा होता है, कि ये सिर्फ कांस्टेंट नहीं होता है बल्कि चेंज होता रहता है। इसकी 6 फेजेस बताई हैं। सबसे पहले फेज़ बताई है, इसमें डिस्क्रिप्शन बताया है कि इसमें हमारी फॉर्मेशन होती है, कि हमारी फैमिली बनती है। बिगनिंग ऑफ फेज़ में बताया जाता है कि शादी होती है। एंड फेज़ क्या होती है, जब फर्स्ट बेबी की बर्थ होती है, फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ होती है। नेक्स्ट एक्सटेंशन डिस्क्रिप्शन में आ जाता है, और आपकी बिगनिंग फेज़ इसमें भी बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड है, और इसका एंड फेज़ है बर्थ ऑफ लास्ट चाइल्ड। ये आपकी फैमिली इधर कंप्लीट हो जाती है। एक्सटेंशन का मतलब आप अपनी फैमिली को एक्सटेंड कैसे करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी बिगनिंग कब होती है, जब पहला बेबी पैदा होता है, और इसकी एंड इसका किधर होता है, जब आखिरी बेबी की बर्थ होती है। कंप्लीट एक्सटेंशन में बताया गया है कि बिगनिंग फेज़ होती है जब लास्ट चाइल्ड की बर्थ होती है, और एंड फेज़ होती है जब फर्स्ट चाइल्ड शादी के बाद वो घर छोड़ देता है। फिर कॉन्ट्रैक्शन का बताया जा रहा है कि बिगनिंग इसकी फेज़ कहाँ से शुरू होती है, जब पहला बच्चा घर छोड़ता है, या आपकी जो एंड फेज़ ऊपर वाले में होती है ना, वही आपकी इधर आके बिगनिंग में फर्स्ट फेज़ बन जाती है। जब पहला बच्चा घर छोड़ता है, और इसकी एंड वाली फेज़ क्या क्या होती है, जब आखिरी वाला बच्चा घर छोड़ता है, तो वो इसका एंड फेज़ होता है।
कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? जब आखिरी बच्चा घर छोड़ता है, और इसका एंड फेज क्या होता है? जब एक स्पाउसेस में से कोई एक की डेथ हो जाती है। डिसोल्यूशन में बताया जा रहा है कि जब एक स्पाउस की डेथ हो जाती है तो इसका एंड फेज क्या होता है कि जो सर्वाइव कर रहा होता है उसकी भी डेथ हो जाती है और फैमिली का एंड हो जाता है। नेक्स्ट आपको टाइप ऑफ फैमिली बताया जा रहा है। फैमिली स्ट्रक्चर के लिहाज से, अब ये मैं आपको बता दूं, 5 तरह की फैमिलीज होती हैं। एक स्ट्रक्चर के लिहाज से, अथॉरिटी के लिहाज से, रेजिडेंट के लिहाज से, मैरिज के लिहाज से, एंसेस्ट्री के लिहाज से। सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट सिस्टम होता है और थर्ड जनरेशन होती है। न्यूक्लियर सिस्टम वो होता है जिसमें सिर्फ हमारे पास न्यूली मैरिड कपल रहता है, उसके अलावा और उनका कोई भी किथ और किन उनके साथ नहीं रहता। जॉइंट सिस्टम वो होता है जिसमें लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप उसी न्यूली मैरिड कपल के साथ रहते हैं, उसको हम एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली कहते हैं। और थर्ड जनरेशन का मतलब ये होता है कि थर्ड जनरेशन में ना सिर्फ वो न्यूली मैरिड कपल के पेरेंट्स साथ रहते हैं बल्कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ होते हैं, उसको थर्ड जनरेशन कहते हैं। अथॉरिटी के लिहाज से हमारे पास पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल वो सिस्टम होता है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादातर अथॉरिटी फादर के पास होती है, और मैट्रियार्कल वो सिस्टम होता है जिसमें ज़्यादातर अथॉरिटी माँ के पास होती है। रेजिडेंस के लिहाज से पैट्रीलोकल वो फैमिली सिस्टम होता है जिसमें जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो फादर के जो माँ बाप होते हैं उनके साथ रहता है। जैसे हमारी सोसाइटी में ऐसे ही अक्सर होता है ना कि जब एक लड़की की शादी होती है तो ज़्यादातर ये होता है कि जब वो ससुराल जाती है तो वो अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहती है। और मैट्रीलोकल ये होता है कि जब न्यूली मैरिड कपल होता है वो जो वाइफ होती है उसके पेरेंट्स के साथ रहता है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है शादी के लिहाज से फैमिली की कितनी टाइप्स हैं। मोनोगैमस वो शादी होती है जिसमें आपकी सेम सोशल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन दो लोगों में शादी हो। जबकि पॉलीगैमस वो होती है, मोनोगैमस में हमारी या तो जो मदर के किथ एंड किन है ना, उधर से हमारी मतलब आपके ननियाल में आपकी शादी होती है तो वो मोनोगैमस होती है। पॉलीगैमस वो शादी होती है कि जिसमें आपके फादर की तरफ आपके फादर के मतलब आपके ददियाल में या आपकी मदर के इन लॉज में शादी हो, उसको हम पॉलीगैमस कहते हैं। और पॉलीएंड्रस का मतलब होता है कि हमारे पास हमारे जो जिनमें हम शादी अपने बच्चों की कर रहे हैं वो कुछ मदर के रिलेटिव्स भी होते हैं और कुछ फादर के रिलेटिव्स भी होते हैं। एंसेस्ट्री के लिहाज से जो हमारा किनशिप होता है मैट्रीलाइनल में वो माँ के लिहाज से किया जाता है और पैट्रीलाइनल में बाप के लिहाज से किया जाता है। अब इन सारी टाइप्स को मैं फर्दर नेक्स्ट एलेबोरेट करती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फैमिली बताया जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और थर्ड जनरेशन फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में बताया जा रहा है कि ये एलिमेंट्री फैमिली की टाइप होती है। ये सारी सोसाइटीज़ में यूनिवर्सली इसको हम देखने को मिलती है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये कंसिस्ट होता है मैरिड कपल पे और उनके बच्चों पे, और जो कि डिपेंडेंट होते हैं। इसमें सिर्फ एक कपल होगा और उनके बच्चे होंगे, उनके उस लड़के या लड़की के माँ बाप नहीं होंगे, मतलब स्पाउस या वाइफ है या हस्बैंड है उनके माँ बाप उनके साथ नहीं रहेंगे, बल्कि सिर्फ एक मियाँ बीवी और उनके बच्चे। इसमें आगे बताया जा रहा है कि इनमें जो इनके पास ऑक्यूपाई करते हैं, इनकी अपनी स्पेस होती है, अपनी अलग स्पेस होती है। ये ना तो मदर के घर वालों के साथ रहते हैं और ना ही फादर के घर वालों के साथ। जो हस्बैंड होता है वो यूजुअली डोमिनेंट रोल प्ले करता है ऐसी फैमिलीज़ में। इसमें रिलेटिव्स ज़्यादातर नहीं रिकॉग्नाइज किए जाते, जैसा ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स एंड अदर्स। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि जो ग्रेटर बर्डन न्यूक्लियर फैमिली का होता है वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चिल्ड्रन की, चाइल्ड की। जैसे फादर की ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर सकता, उसे इंडिपेंडेंट होना पड़ता है इकोनॉमिकली। इसी तरह मदर को भी बच्चों की परवरिश में या चाइल्ड बेयरिंग में मदर को भी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, वो भी किसी पर डिपेंड नहीं कर सकती। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होता है वो ज़्यादा इसमें इंटीमेट होता है, ज़्यादा गहरा होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
इसमें न्यू फैमिलीज़ का बताया जा रहा है कि ये न्यू फैमिलीज़ की जो टर्म है इसको भी हम न्यूक्लियर फैमिली के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन ये 10 साल पुरानी है। मतलब हमारा 10 साल अगर हम पुराने भी देखें तब भी न्यूक्लियर फैमिली था, लेकिन इसको न्यू फैमिलीज़ के नाम से जाना जाता था। ये कंसेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रेलिवेंट है, ये रिलेट करता है हमारी फैमिली प्लानिंग के साथ। नेक्स्ट जॉइंट फैमिली का बताया जा रहा है, इसको हम एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं। इस फैमिली में क्या होता है, ये ज़्यादातर इंडिया, अफ्रीका और ईस्ट और मिडल ईस्ट में हमें ऑब्ज़र्व करने को मिलती है। ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होती है। मतलब इसमें जो हमारे या तो माँ के पेरेंट्स या बाप के पेरेंट्स उस जॉइंट सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ये उन लोगों पे मुश्तमिल होता है जिनकी शादी हुई होती है, उनके बच्चे होते हैं और वो भी उसी में साथ ही उनके होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी लड़की की शादी होती है, तो अगर वो अपने सास-ससुर के साथ रह रही है, तो वो जॉइंट सिस्टम में रह रही होगी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ब्लड रिलेशंस होता है वो औरत का ज़्यादातर अपने ही या तो इन लॉज में, मदर के इन लॉज में या फादर के इन लॉज में शादी हुई होती है, इनका ब्लड रिलेशन होता है। जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं और जो विडोज़ होते हैं वो भी फैमिली का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो कॉमनली होती है सबके पास। और नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो फैमिली का परस्यू होता है वो इनकम होता है और एक्सपेंड कि हम अपनी इनकम इस तरह से जनरेट करें कि हमारे जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके। अथॉरिटी इसमें ज़्यादातर उन लोगों के पास होती है जो सीनियर होते हैं घर में। अब सीनियर या तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर ग्रैंड मदर होती है या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है। जो डोमिनेंट मेंबर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं फैमिली के अफेयर्स को। जो रिलेशंस होते हैं वो इंजॉय करते हैं मैरिटल रिलेशंस को। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो अरेंज मैरिज होती है वो ज़्यादातर इसी फैमिली में पाई जाती है। जो लव मैरिज होती है उसका हम कंसेप्ट रिलेट कर सकते हैं जॉइंट सिस्टम के साथ, और जो अरेंज मैरिज होती है वो हमारी जॉइंट सिस्टम में ज़्यादातर ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट आपको इसके एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं कि इससे स्ट्रेंथ, जो हमारा फैमिली का एक स्ट्रक्चर होता है उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है, इनकम ज़्यादा हो जाती है, हमें सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। इकोनॉमिकल और सोशल सिक्योरिटी उन लोगों के लिए ज़्यादातर होती है जो या तो ज़्यादातर बुरे हो चुके होते हैं या फिर ज़्यादातर जो अनएम्प्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इसमें जो इनकम होती है वो बच्चों इस तरह से जनरेट की जाती है कि बच्चों की परवरिश हो सके, उनकी शादियां करवाई जा सकें और फिर बूढ़ों का भी ख्याल रखा जा सके। मतलब एक इंसान अपना इंडिविजुअली नहीं सोचता बल्कि वो कंप्लीट अपनी फैमिली का सोचता है। नेक्स्ट आपको थर्ड जनरेशन फैमिली का या थ्री जनरेशन फैमिली का बताया जा रहा है कि ये ज़्यादातर वेस्ट में पाई जाती है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव थ्री जनरेशन्स आपको देखने को मिलती हैं। इसकी डेफिनेशन है कि ये ज़्यादातर यंग कपल्स जो होते हैं वो अनएबल होते हैं अपने सेपरेट अकोमोडेशंस के लिए, कि ये जो यंग कपल्स होते हैं वो अपने सेपरेटली अपने आप को किसी एक सेफ घर का हिस्सा नहीं बना सकते, इसलिए वो साथ ही रहना शुरू कर देते हैं अपने पेरेंट्स के और उनके बच्चों के। मतलब ऐसी फैमिली में ना सिर्फ आपके फादर और मदर साथ होंगे, न्यूली मैरिड कपल के फादर और मदर साथ होंगे, बल्कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ होंगे, ग्रैंड मदर भी साथ होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी।